जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज की जो कड़ी चलेगी, देखिए हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। जिस कड़ी को चल रहे थे वही चलते रहेगी। आज एमसीक्यू क्वेश्चन को बेहतरीन तौर से देखेंगे। उससे पहले कुछ लाइन आप लोग के लिए देखिए। शोर मत कर अभी गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। धजिया उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। यही हौसलों के साथ देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है थोड़ा पढ़िए और ध्यान से आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो पिछड़ी जाति आयोग के जो प्रथम सभापति हुए थे, और मैं हमेशा बताता हूं कभी भी आपका प्रथम या लास्ट, आपसे कभी भी फर्स्ट और लास्ट की अगर चर्चाएं होती है तो ये आप गांठ बांध लीजिए कि इससे प्रश्न पूछने का संभावना बना देता है। मिडिल वाले को पूछे ना पूछे, आप जानते होंगे बड़ा बेटा छोटा बेटा हमेशा लोगों का काम आता है या माँ बाप का प्रिय होता है। मंझला में थोड़ा सा आदमी प्रिय कम दिखाता है, लेकिन बड़ा बेटा और लास्ट बेटा जो छोटा होता है ज़्यादा दुलारू होता है। तो उसी तरह एग्जामिनर का भी प्रथम और लास्ट हमेशा दुलारा रहता है। तो आपको याद रखना है प्रथम और लास्ट। तो प्रथम सभापति कौन थे? तो आप बोलिएगा काका साहेब काल केलकर। काका साहेब काल केलकर, यानी बी फॉर आपका बॉम्बे हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग देखिए जगजीवन राम की बात करें तो जगजीवन राम से आपको याद रखना है जगजीवन राम कौन थे? तो पहला दलित उप प्रधानमंत्री जो हुए थे, उप प्रधानमंत्री, पहला दलित उप प्रधानमंत्री जो था वो जगजीवन राम को हम लोग जानेंगे। तो ये एक पॉइंट आप याद रखिएगा। और आपको फिर बीडी शर्मा के बारे में याद रखना क्या है? तो बीडी शर्मा, देखिए बीडी शर्मा से आपको याद रखना है फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा जो थे, हरियाणा, ये बीडी शर्मा थे। और इसी के साथ आप लोग बीडी शर्मा का कमेंट में फुल फॉर्म थोड़ा फुल नाम बता दीजिए। और बी फॉर भागवत आगे आप बताइएगा। तो पहले मुख्यमंत्री हरियाणा के आपको याद रखना है कौन थे? तो बीडी शर्मा को आपको याद रखना है। पहले मुख्यमंत्री जो हुए हरियाणा के बीडी शर्मा, साथ ही साथ ये राज्यपाल भी हुए थे मध्य प्रदेश के। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए बी आर अम्बेडकर से आपको क्या याद रखना है? देखिए बी आर अम्बेडकर आपके पता है ड्राफ्टिंग कमेटी जब कॉन्स्टिट्यूशंस बन रही थी तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो कौन थे? तो वो थे हमारे बी आर अम्बेडकर। तो इससे देखिए महत्वपूर्ण यही बनता है आपका पिछड़े जाति आयोग के प्रथम सभापति अगर पूछेगा आपसे तो आपको बताना है काका साहेब कालेलकर। और जगजीवन राम के बारे में आपको याद रखना है पहले दलित उप प्रधानमंत्री हुए थे। और बीडी शर्मा पहले मुख्यमंत्री हरियाणा के यही थे। और बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो पूछता है कभी कभी तो कौन थे? आपको याद रखना है बी आर अम्बेडकर। देखिए थोड़ा सा डिटेल्स में और जाइए तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन हुआ था। तो ये भी आपसे इंपॉर्टेंट बन सकता है सवाल, तो इसको भी ध्यान में रखना है किस अनुच्छेद के तहत। तो आप बोलिएगा आर्टिकल 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति आदेश पर प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन हुआ था। और ये गठन कब हुआ था ये भी आप याद रखिएगा। तो 26 जनवरी, आपको पता है, सॉरी 26 जनवरी में बोल रहा हूँ, 29 जनवरी, 26 जनवरी को आपको पता है रिपब्लिक डे होता है। उसके 3 दिन बाद
आपका देखिए 29 जनवरी 1953 को हुआ था। और इनके अध्यक्ष जो थे वो तो क्वेश्चंस में पूछा ही था और मैंने बताया काका साहेब कालेलकर। तो ये आपको याद में रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट बनेगा, कभी कभी आपसे जरूर पूछ देगा और पूछा भी है प्रीवियस ईयर्स में कि अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब हुआ था। तो 29 जनवरी 1953 29 जनवरी 1953 को। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग यानी आप जो देते हैं बीपीएससी जेपीएससी उसकी बात हो रही है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो देखिए ये जो नियुक्त किया जाता है वो कौन करता है, तो वो करता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। जी हाँ, राज्य के राज्यपाल द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। और देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, तो आपको पता होगा संघ लोक सेवा के अध्यक्ष यानी यहाँ पर यूपीएससी के चेयरमैन की बात कर रहा है। और अभी आप बता दीजिए यूपीएससी के अध्यक्ष यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको पता है तो। देखिए कौन करता है, यहाँ पर डिटेल्स वही दिया हुआ है। जो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कौन करता है, तो राज्य के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, अगर कभी कभी देखिए हटाने का अधिकार किसको है, तो हटाने का अधिकार देखिए राष्ट्रपति को ही है। और राष्ट्रपति उन्हीं इसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग को के अध्यक्ष को हटाया जाता है उसी तरह इसे हटाया जाता है। गौरतलब की बात देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर कही गई है भारतीय संविधान के भाग 14 भाग 14 के अनुच्छेद आप जाइएगा तो अनुच्छेद आपको 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता शक्तियों के अलावा इसके गठन सदस्यों की नियुक्ति का यहाँ पर व्याख्या किया गया है। तो कभी कभी आपसे आप पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग की बात कही गई है, तो आपको बोलना है पार्ट 14 में यानी भाग 14 में। और भाग 14 जब आप जाइएगा आर्टिकल्स 315 से 323 के बीच में, तो इसमें सभी में नियुक्ति को लेकर शक्तियों के लेकर सभी चीज की चर्चाएं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300। जी हाँ, देखिए अनुच्छेद और आर्टिकल से क्वेश्चन से 1-2 आपको एग्जाम में पूछेगा ही, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आप झारखंड का दे रहे हो, बिहार का दे रहे हो या सेंट्रल लेवल का दे रहे हो। तो यहाँ पर पूछा है अनुच्छेद 300 किससे संबंध रखता है। तो देखिए अनुच्छेद 300 जो संबंध रखता है वो आपका देखिए रखता है मुकदमे एवं कार्रवाई से संबंध रखता है, यानी ये फॉर आपका इलाहाबाद हो जाएगा। यहाँ 300 संबंध रखता है आपका इससे। और अगर आप बात कीजिएगा तो हम बात करते हैं महान्यायवादी किससे कौन से आर्टिकल से संबंध रखता है, तो आप बोलिएगा 64 अनुच्छेद 64। और व्यापार एवं वाणिज्यिक पर प्रतिबंध जो आर्टिकल्स अनुच्छेद रखता है वो अनुच्छेद 302 में चर्चा की गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए नेक्स्ट वहीं पर ये दिया हुआ है, तो देखिए आपको वही चीज लिखा हुआ है। 300 के अंतर्गत वाद एवं कार्रवाई की चर्चा, 302 के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्यिक समागम का चर्चा, और अनुच्छेद 76 में आपको महान्यायवादी का उल्लेख दिया हुआ है। यहाँ पर मैं 64 लिखा हूँ, इसको आप 76 कर लीजिएगा। 76 में आपका महान्यायवादी की चर्चा की गई है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो अभी देखिए हाल ही में एक संशोधन हुआ और एक बिल पास हुआ, आपको पता होगा। जी हाँ, महिला सशक्तिकरण को लेकर। और वो कौन सा बिल है आप बताइए, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे महिलाओं का नाम लिया मैं आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ।
आरक्षण को लेकर, जी हाँ, आरक्षण पे जो महिलाओं की आरक्षण पे जो बिल पास हुआ है उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। तो देखिए, संशोधन कोई भी होता है तो वो विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? क्या सिर्फ लोकसभा में या राज्यसभा में, या लोकसभा या राज्यसभा दो किसी में, या सर्वोच्च न्यायालय में? तो देखिए, संशोधन की विधेयक जो है वो कोई भी सदन में लाई जा सकती है, कोई भी सभा में लाई जा सकती है, या तो लोकसभा में भी लाई जा सकती है या तो राज्यसभा में भी लाई जा सकती है, दोनों में से किसी सभा में लाई जा सकती है। लेकिन प्रक्रिया वही है, अगर लोकसभा में आया है तो फिर पास होकर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जब साइन करेगा तब वो बिल बनकर तैयार होगा। तो प्रक्रिया यही चलती है। लेकिन संशोधन के लिए कोई भी विधेयक कहीं भी लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है या तो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कटप्पा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें अगर बात करें तो वही लिखा हुआ है, वही डिटेल्स में लिखा हुआ होगा। देखिए, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, वो शायद लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सके। संविधान संशोधन की शक्ति एवं उनके के लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। ये आप याद रखिएगा कि किसमें अनुच्छेद में है, तो 368 के आर्टिकल्स में इसका प्रावधान जो है वर्णित किया गया है। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चंस में है। देखिए, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, पंचायती राज, जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे बलवंत राय मेहता। आपको बहुत लोग को पता भी होगा, तो आप लोग जानते होंगे बलवंत राय मेहता, यानी सी फॉर कटप्पा आपका हो जाएगा। क्या पूछा आपसे? तो पंचायती राज की स्थापना के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है पंचायती राज के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता। अगर यहाँ पर चर्चाएं की जाए तो वही सारा चीज लिखा हुआ है। 1957 में एक समिति गठित की गई थी, 1957 में एक समिति गठित की गई थी, जिनका अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता थे। और जिसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यही था ग्राम पंचायत राज का, कि ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण था। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही गई थी। मेहता ने पंचायतों के त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर के, स्तरीय मतलब 3 स्तर के ढांचे की सिफारिश की थी। और उसके बाद देखिए 1977 आता है, और 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई है, और 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में 2 स्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की गई। फिर 1985 में क्या हुआ? तो 1985 में JBK राव समिति का गठन हुआ। तो देखिए, ये सब आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, कभी कभी पूछ सकता है। देखिए, पूछेगा आपसे अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ, गठित कब हुआ? तो 1977 आप बोलिएगा, 1977। फिर देखिए 1978 में इसकी प्रस्तुति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, और उसके बाद 1985 में JBK राव समिति का गठन हुआ, और 1986 में LM सिंघवी समिति बनी। तो ये आपको याद रखना है 1986 का। और फिर 1988 में PK थुंगम समिति का गठन हुआ। तो ये था। देखिए, डेट बाय डेट आप इसको पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। 1985 के बाद 86, और 86 के बाद 1 साल का गैप हुआ, 88 में फिर हुआ। तो ये आप याद रखिएगा, अलग अलग समय में अलग अलग समिति गठित की गए। आखिरी क्वेश्चन से इस सेशन का रखते हैं, और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची, देखिए सूची कितनी होती है, लिस्ट की अगर बात करें तो पहले लिस्ट ही समझ लीजिए। तो 3 तरह के लिस्ट आपको देखने को मिलते हैं अपने आर्टिकल्स में। वो देखिए, एक होता है सेंटर का लिस्ट, सेंटर लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, और एक होता है कॉनकरेंट, और इस सेंट्रल को बोलते हैं हम लोग संघ सूची इसको बोलते हैं। फिर स्टेट को हम लोग बोलते हैं राज्य सूची, और कॉन्करेंट को हम लोग बोलते हैं समवर्ती
सूची। तो आपसे यही पूछ रहा है और हर सूची में अलग अलग विषयों की चर्चाएं की गई है। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि संघ सूची में अभी कितने विषय दिए गए हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय का उल्लेख किया गया है, ये कितने विषय हैं। तो हमसे पूछा समवर्ती सूची में कौन सा विषय है, कौन सा विषय है। तो देखिए कृषि का जो विषय है, कृषि का जो विषय है ये आता है राज्य के सूची में, राज्य सूची में आता है। फिर अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट, आप देखिए पुलिस, पुलिस भी जो है वो आता है अपने राज्य की सूची में, राज्य की सूची में आती है। शिक्षा, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आता है। पहले देखिए शिक्षा जो था वो राज्य की सूची में था, और लेकिन बाद में इसको संशोधन कर इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि देखिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, शिक्षा की ओर और भी डेवलपमेंट होने के लिए, इसीलिए इसको समवर्ती सूची में किया गया कि दोनों कोई मिलकर, सेंटर और स्टेट दोनों कोई आपस में वाद विवाद कर पर इस पे चर्चाएं करें, इस पे विषय बनाएं। और आखिरी देखिए आप ये भी याद रखिएगा, रक्षा, रक्षा किसके अंतर्गत आता है? तो ये संघ सूची का विषय है, यानी इस पे जो चर्चाएं होती है, किसी भी तरह का राज्य इसमें चर्चाएं नहीं करती है, सेंटर द्वारा रक्षा पे चर्चाएं होती है। ये जो भी कानून बनाने हैं, जो भी डेवलपमेंट करना है, वो संघ सूची करती है। तो यही था आज का सेशन हमारा लास्ट। बाकी आपको यही डिटेल्स दिया हुआ है, देखिए वही लिखा हुआ होगा आपका संघ सूची। देखिए 3 सूची यहाँ पर दिया हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। देखिए शिक्षा प्रारंभ में जो मैंने बताया वो राज्य सूची में शामिल था, वही लिखा हुआ है, लेकिन अब इसको संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए, क्योंकि शिक्षा हमारा सबसे बड़ा मौलिक कर्तव्य भी बोल सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स रखता है। तो देखिए 42 संशोधन अधिनियम, 42 संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया। तो ये आप याद रखिएगा कौन सा संशोधन द्वारा, तो 42वां संशोधन 1976 के द्वारा 57 धारा के द्वारा इसको समवर्ती सूची में डाला गया। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।